हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हम 2023 में आने वाले जितने भी बैंक के एग्जामिनेशंस हैं उनमें हम किस तरह से रीजनिंग को टारगेट करेंगे, किस तरह से हम उसे इजीली क्रैक कर सकते हैं, हम इसके ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द सीरीज, एक बात अपने मन में ये अच्छे से बैठा लीजिए या फिर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि 2022 जो आपका गया है वो जैसा था जो था बहुत अच्छा था। बस अब उसके बारे में और नहीं सोचना है। नया साल, नई संघर्ष, नई चुनौतियों के साथ हमें इस साल को भी पिछले साल की तरह बेहतर बनाना है और उससे भी बेस्ट बनाना है। तो अगर किसी भी वजह से आपका 2022 में कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफ़ाई हो पाया या कुछ मार्क्स से रह गया या कहीं पे आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं पड़ पाई, तो डोंट फील रिग्रेट फॉर इट। आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से उन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से आप बहुत इजीली अपना 2023 का बैंकिंग का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। और जिसमें अगर रीजनिंग आपकी स्ट्रांग हो गई तो फिर आप समझ लीजिए आपका पेपर बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग ही आपको एडिशनल समय देगी जहां पर आप क्वांट और इंग्लिश को समय दे पाएंगे। बट बिफोर हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करें तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रॉब्लम होती क्या है। तो हमेशा इस कोट को याद रखिए, माइंड इज नेवर द प्रॉब्लम, इट्स द माइंडसेट। आपके दिमाग की जो क्षमताएं हैं, आपका जो माइंड है वो इतना पावरफुल होता है कि अगर आपने किसी चीज को पूरे दिल से चाहा है, नो मैटर वो चीज कितनी बड़ी हो वो आपको मिल जाएगी। बट दिक्कत क्या हो जाती है, आज के इस हाई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम अपने माइंडसेट को फिक्स नहीं कर पाते। हमें हर चीज़ टुकड़ों में चाहिए होती है। हम कुछ टाइम बैंकिंग की तैयारी करते हैं, कुछ टाइम यूपीएससी की कर लेते हैं, कुछ टाइम एसएससी कर लेते हैं। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है तो किसी और थर्ड फील्ड में चले जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो माइंडसेट है वो क्लियर नहीं होता, तो हमारा माइंड भी ये सोचता है कि यार गोल ही नहीं फोकस हो रहा, मैं किधर करूँ। सो टू हैव अ फोकस्ड माइंडसेट, आपको अपने गोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप बैंकिंग करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपने जिस पर्टिकुलर बैंक के एग्जाम को टारगेट किया है, आप उसी पे फोकस कीजिए। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ बाय द ऑप्शंस इन द मार्केट। आप जितने ऑप्शंस की तरफ जाते हैं आपकी प्रिपरेशन उतनी ही ज़्यादा कम पड़ती जाती है, बिकॉज आपका माइंड फोकस नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर कि इस साल 23 में आप अपना जो रेजोल्यूशन है वो एक पर्टिकुलर गोल को स्टैब्लिश करके बनाएं। दैट इज, अगर बैंकिंग में जाना है तो बैंकिंग शुड बी द ओनली प्राइमरी गोल जो आपका होना चाहिए, नथिंग एल्स। एंड डेफिनेटली 2023 आपके संघर्ष का लास्ट ईयर होगा। इसके बाद आपको दोबारा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी अगर बैंकिंग आपका सपना है। एंड बैंकिंग के एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप एसबीआई पीओ पीओ या क्लर्क के लिए करना चाहते हैं, आईबीपीएस के लिए करना चाहते हैं, आरबीआई के लिए करना चाहते हैं, आरआरबी के लिए करना चाहते हैं, या एलआईसी या इंश्योरेंस टाइप के किसी एग्जाम को देना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपके जो मेन सेगमेंट होते हैं वो कॉमन होते हैं। सो आइए देखते हैं कि आपका जो बैंकिंग का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। जो आपका बैंकिंग का पैटर्न होता है वो दो टाइप से होता है, एक आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है और दूसरा आपका मेंस होता है। एंड जनरली जितने भी आपके बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनका फॉर्मेट कहीं ना कहीं ये सेम होता है। आपके पास जनरली तीन सेगमेंट्स होते हैं, एक इंग्लिश का होता है, रीजनिंग का होता है और क्वांट का होता है। ये तीन आपके मेन प्री में आ रहे होते हैं और इनका जो लेवल रहता है वो आपके डिपेंडिंग अपॉन एग्जामिनेशन। जैसे अगर आप आरबीआई का दे रहे हैं तो डेफिनेटली आरबीआई जितना बड़ा एग्जामिनेशन है तो आपके क्वेश्चंस भी उसी लेवल के होते हैं। जब आप एसबीआई का देते हैं तो एसबीआई के टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, उसकी डिफिकल्टी लेवल को मैच करते हुए आते हैं। जब बात आप करते हैं आईबीपीएस की तो वहाँ पे कंपैरेटिवली जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो लो होता है। और जब आप आरआरबी की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे तो आपका इंग्लिश का सेक्शन ही नहीं होता है, सिर्फ रीजनिंग और क्वांट होता है। तो कंपैरेटिवली वहाँ का जो लेवल है वो आपका उसी हिसाब से क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। सो डिपेंडिंग आप किस बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपकी प्राइमरली तीन ही टॉपिक्स होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट। और इसके बाद अगर आप क्वालिफाई करके आगे जाते हैं तो आपके मेंस में जनरली ये चार सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग तो रहता ही है। बस उसके साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस भी आपका इंक्लूड हो जाता है।
तो अब आइए बात करते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। मेंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम केवल प्री के बारे में बात करते हैं कि प्री में आपके कितने क्वेश्चंस रहते हैं और कितने मार्क्स रहते हैं और उसको आप कितना टाइम अलॉट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपके बैंकिंग एग्जामिनेशंस के प्री में 100 क्वेश्चंस का सेट आता है, जिसमें आपके टोटल मार्क्स भी आपके 100 ही होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके और नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड सेम होते हैं। सो आपके इंग्लिश में आते हैं 30 क्वेश्चंस, क्वांट में आते हैं 35 और रीजनिंग में भी आते हैं आपके 35 क्वेश्चंस। सो इसमें भी आप मान लीजिए जितने क्वेश्चंस हैं आपको उसके लिए उतने ही मार्क्स अलॉटेड होते हैं, 1 मार्क ईच। और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो आपका उसमें 0.25 वहां पे आपका डिडक्ट हो जाता है। और आपको टोटल टाइम जो मिलता है दैट इज 60 मिनट्स। आपको टोटल टाइम जो मिलेगा वो 60 मिनट्स का मिलता है पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पर आपको तीनों सेक्शंस में जो टाइम है वो इवेंचुअली आप 20-20 मिनट्स के सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपको हर एक सेगमेंट कितनी देर में सॉल्व करना है। सो ये आपके लिए गाइडलाइन हो जाती है कि अगर इंग्लिश है तो 20 मिनट के अंदर आपको हर हाल में फिनिश करनी है, नॉट इवन अ मिनट मोर। सिमिलरली क्वांट में भी आपका 20 मिनट्स का टाइम होता है। आप इसमें कोशिश कीजिए कि 1 मिनट भी आपका ज़्यादा ना जाए, बट जनरली क्वांट में आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। सो आप कोशिश कीजिए रीजनिंग में आपकी स्पीड इतनी डेवलप हो जाए कि आप 20 मिनट्स और लेस में आप उस सेगमेंट को ख़त्म कर सके। अगर ऐसा हुआ तो आप इजीली अपने टाइम को मैथ्स में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश को भी 20 मिनट से कम करके टाइमिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि वो एडिशनल टाइमिंग भी आप अपनी क्वांट को दे सकें। बिकॉज क्वांट एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको थोड़े से समय की जरूरत पड़ती है, भले ही आपकी स्पीड कितनी अच्छी क्यों ना हो, बट वहां पर आपको कंपैरेटिवली अ मिनट और टू ज्यादा लगता है इंग्लिश और रीजनिंग के कंपैरिजन में। सो आप ट्राई कीजिए कि आपकी जो स्पीड है वो इतनी मेंटेन हो जाए कि आप या तो तीनों सेगमेंट्स को इक्वल टाइम में फिनिश कर सकें, या तो फिर दो सेगमेंट्स को जल्दी और एक सेगमेंट में आप थोड़ा सा समय ले सकते हैं, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो उस तरह से। सो आइए बात करते हैं रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग में किस तरह के टॉपिक्स कवर होते हैं और रीजनिंग के अंदर जो आपके सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट आपका आ जाता है वर्बल रीजनिंग, सेकंड होता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग एंड लास्ट होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। ये आपकी ओवरऑल बिग पिक्चर जो होती है रीजनिंग की, इस बिग पिक्चर के अंदर ये तीनों सेगमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। अब अगर देखा जाए तो इन तीनों सेगमेंट्स में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, सो ये बेसिकली आपके, अब जिस तरह से हम पिछले कई सालों से पैटर्न को देखते आ रहे हैं, तो आप देखिए हर तरह की रीजनिंग में क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चंस केवल आपके प्री में ही आएंगे, ये क्वेश्चंस आपके केवल मेंस में आएंगे। इट कैन कम एनीवेयर। तो यहाँ पर ये भी डिस्टिंक्शन नहीं है कि क्लर्क में पूछे जाते हैं तो आपके पीओ में नहीं आएंगे। देयर इज अ सर्टेन डिस्टिंक्शन, बट जनरली एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बिकॉज द लेवल ऑफ कंपटीशन जो है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। हर एग्जाम के साथ आपका जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। पर जो आपके ये क्वेश्चंस होते हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये जनरली आपके मेंस में कवर अप होते हैं, ये मेंस में आ जाते हैं। बट जो यहाँ का सेगमेंट है ये पूरा, ये आपका प्री में रहता है। और प्री में आपका चाहे क्लर्क हो चाहे वो आपका मेंस हो, दोनों में ही आप देखेंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आ रहे होते हैं। बट अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ करना हो तो यू नेवर नो, वो हो सकता है कभी यहाँ से भी आपको कोई क्वेश्चन उठा करके एक दे दे। तो आप ये नहीं कह सकते कि आ ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कंपटीशन बढ़ता जाएगा, कभी भी पैटर्न चेंज हो सकता है। सो आपको आना सब चाहिए, भले ही वो एग्जाम में आए चाहे ना आए, चाहे वो सिर्फ मेंस में आए या सिर्फ क्लरिकल में आए या सिर्फ पीओ में आए, आपको ये टॉपिक्स सारे आने चाहिए। सो आपने जनरली ये देखा होगा जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली अगर आप देखो आपकी रेगुलर लाइफ से रिलेटेड होते हैं। आप अगर इनको डीपर लेवल पे जाकर के सोचोगे तो आपको लगेगा अरे, मतलब ये तो नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में भी चीजें कर रहे हैं, जिनको उठा करके क्वेश्चंस की लैंग्वेजेस बना दी जाती हैं, जहां पर सिर्फ हमें अपने आप को उस पोजीशन में पुट करना होता है ताकि हम क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज कर सके। और सबसे बड़ी चीज, आखिर रीजनिंग जरूरी क्यों है एग्जाम्स में?
रीजनिंग बेसिकली किसी भी एग्जामिनेशन का पार्ट। आप सिर्फ देखिए बैंकिंग में नहीं आती रीजनिंग, आपकी रीजनिंग कॉलेज एप्टीट्यूड एग्जाम्स में भी आती है, आपके जो अदर यूपीएससी एग्जामिनेशंस हो गए, एसएससी एग्जामिनेशंस हो गए, आपका एयरफोर्स वाले पेपर्स हो गए, कहीं पे भी आप कोई भी पेपर दीजिए, व्हेन इट कम्स टू एप्टीट्यूड रीजनिंग आपकी पूछी जाती है। और रीजनिंग का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है कि वो एग्जामिनर आपको सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग यानी प्रेशर के अंडर आपका दिमाग कैसे काम करता है। अगर एक प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करके वहां पर क्वालिफाई करते हैं, तो ये प्रूव कर रहा होता है कि जो आपकी थिंकिंग है वो प्रेशर में करेक्ट तरीके से काम करती है। देयर इज अ मिनिमम कट ऑफ फॉर रीजनिंग। वो इसीलिए रखा जाता है ताकि आपके ब्रेन की कैपेसिटी को जज किया जा सके। बिकॉज आप जहाँ जा रहे हो, जो आप बैंकिंग में आगे आप बनते हो, आप आरबीआई में मान लीजिए पीओ बन रहे हो, या असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं, ग्रेड बी के लिए जा रहे हैं, आईबीपीएस या एसबीआई के लिए आप जा रहे हैं। आप जब बैंक में पहुंचते हैं, इट्स अ वेरी हाई प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट। पूरे जो कैश है इकोनॉमी का वो कहीं न कहीं आप डील कर रहे होते हो। आपको लोगों को पैसा देना भी है, उनसे लेना भी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है, फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं, स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो सारी मैनेजमेंट आपको करनी होती है। जो बैलेंसेज़ हैं वो मैनेज करने होते हैं। कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, वो पूरा डेटा आपको मेंटेन करना होता है। तो बैंकिंग इज़ द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। तो बैंक में जब आप जाएँगे इतने हाई प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में, आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप भई हज़ारों रुपए गायब हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है और सडनली एकदम से चेकिंग हुई एंड यू आर लाइक अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे हो गया, कहाँ गया? तो वहाँ पर इतने प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में आप प्रॉपरली फंक्शन कर सको, इसके लिए रीज़निंग की स्किल्स डेवलप कराई जाती हैं कि अगर आप रीजनिंग में अपने ब्रेन को जॉग कर सकते हैं, यानी कि अपने ब्रेन की वायर्स को एक तरह से यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो फिर जब आप उस हाई प्रेशर रियल लाइफ एनवायरनमेंट में होंगे, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा किसी भी तरह की हार्ड सिचुएशंस को फेस करने में। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको आप बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अगर आपकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो आप लोगों के बीच में बैंकिंग की अवेयरनेस बेटर क्रिएट कर पाएंगे। जो आपको काम दिया जा रहा है, जो आपके बैंकिंग के पॉलिसीज होती हैं, उनको आप प्रॉपरली लोगों के बीच में एस्टैब्लिश कर पाएंगे, जहां पर आपकी रीजनिंग की स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो हर चीज में, नॉट ओनली इन जस्ट बैंकिंग, आप इसको अपनी रेगुलर लाइफ में भी देख सकते हैं। आप कोई भी प्लानिंग कर रहे थे, जैसे घर में कोई फंक्शन है या फिर बर्थडे पार्टी है या आप कहीं टूर पे जा रहे हैं, तो आप हर एक चीज़ प्लान कर रहे होते हो और साथ में आप कुछ चीज़ें अनसर्टेनिटीज़ के लिए भी रखते हो कि मान लो ट्रेन लेट हो गई या फिर फ्लाइट लेट हो गई तो हमें क्या करना है, कैसे करना है। अजम्पशंस एंड पॉलिसीज़, लाइक अगर मान लीजिए आप कहीं किसी दूसरी सिटी में थे और आपको स्टेशन पहुँचने में देर हो गई, आपकी ट्रेन छूट गई, तो अब इट्स अ प्रेशर्ड सिचुएशन, अब आप क्या करोगे? यू कैन नॉट सिट देयर एंड क्राई एंड पैनिक कि अरे मेरी तो ट्रेन छूट गई। यू हैव टू यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी कि आप वहां से कैसे निकले। आपको अपने ब्रेन के जो घोड़े हैं वो दौड़ाने पड़ेंगे, आपको रीजनिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ से कैसे निकला जाए, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। कि अब मैं नेक्स्ट ट्रेन का टिकट लूँ या मैं इन्फॉर्म करूँ कि मेरी ट्रेन छूट गई है तो मुझे दूसरी ट्रेन में प्रोवाइड किया जाए स्पेस। सो एवरीथिंग जो आप वहाँ करोगे, ये आपकी एनालिटिकल रीजनिंग, जो आपकी माइंड की जो सिचुएशंस को डील करने की क्षमता है, वो चेक करता है, वो डेवलप की जाती है, जो आपको प्रेशर्ड सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है ये सिखाती है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन को देखोगे, तो आपको लगेगा ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, सिर्फ चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखना होता है। प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि सॉल्यूशन फाइंडिंग ओरिएंटेशन की तरह देखना होता है, ताकि आप प्रॉब्लम को देखते ही ये सोचो कि यार प्रॉब्लम तो है, मुझे पता है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, दैट इज़ द मेन इशू। और वो ही जब आपके माइंडसेट बन जाता है ना, देन कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रह जाती, हर चीज़ सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब आइए बात करते हैं स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है। तो सबसे पहले तो एवरीबॉडी नोज कि आपको टीचर्स के सपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। अगर आप एक फ्रेशर हैं, आपने तैयारी स्टार्ट करी है, तो आपको बेसिक मतलब एटलीस्ट मैं कहूँगी 2 से 3 महीने आप कोई भी जो बेसिक कोर्स है, आप किसी
फिजिकल आपके आसपास कोई कोचिंग सेंटर है, आप वहाँ पे ज्वाइन किया है आपने, या आपने ऑनलाइन आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर आपने कोई पेड कोर्स लिया हुआ है, या आप लाइव ऑनलाइन ही क्लासेस टीचर्स की विजिट करते हैं, वहीं से पढ़ते हैं, बिकॉज आज तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अगर पेड बैचेस में नहीं है बल्कि आप सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, तो आप 2 से 3 महीने के अंदर जिस भी पर्टिकुलर फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं, उनके ज़रिए आप अपने तीनों सेगमेंट्स, जो आपका इंग्लिश का है, जो आपका क्वांट का है, जो आपका रीजनिंग का है, इन तीनों सब्जेक्ट्स को आप विद इन 2 to 3 मंथ्स पूरी तरह से कंप्लीट कर दीजिए। अगर इससे भी कम समय में कर सकते हैं, 1 मंथ में कर सकते हैं, तो 1 मंथ में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ-साथ आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज़ अगर आपका टाइम शेड्यूल्ड नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपको सुबह पढ़ना है, दोपहर को पढ़ना है या शाम को पढ़ रहे हो आप, तो आपका जो समय है ना, वो दिन भर की एक्टिविटीज़ में निकल जाएगा। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कहीं पे ऑलरेडी छोटी-मोटी कोई जॉब कर रहे हो, आपको साथ में प्रिपेयर करना है, तो आपको इवनिंग का टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हो, आप फ्री हो, आपका कोई इस टाइम पे अदर कॉलेज या फिर वर्क नहीं है, आप घर पे ही रह रहे हो, तो आप इज़िली किसी भी ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन कर सकते हो या फिर लाइव पढ़ सकते हो। अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग बनाइए, कि जैसे आपने सुबह का शेड्यूल बना लिया, दोपहर का बना लिया या शाम का बना लिया, आपके पास समय ही समय है अपने शेड्यूल को बनाने के लिए। सो वो बहुत ज़रूरी है। और जो टाइम टेबल आप बनाओगे, बी कंसिस्टेंट विद इट। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, फिर नहीं किया। आपका जो भी टाइमलाइन है, जो आपकी एग्ज़ाम की टाइमलाइन है, आपका जो भी एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए आप आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एसबीआई के लिए कर रहे हैं या आरबीआई के लिए कर रहे हैं या आरआरबी के लिए करेंगे, सो आपके पास एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि आपके पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, 10 महीने हैं, पूरा साल है, आपको उस हिसाब से डिसाइड करना होता है। और इसमें आपको मेजरली 2 से 3 महीने में आपको टीचर सपोर्ट को खत्म कर देना है। आपको पूरे साल टीचर के साथ नहीं पढ़ना है। आपको हाँ, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप जाके पूछ लीजिए, या फिर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आप किसी वीडियो को रिविज़िट कर सकते हैं। बट आपको मिनिमम 2 से 3 महीने के अंदर आपका जो कोर्स मैटर है, उसको आप फिनिश कर लीजिए। चाहे वो आपका इंग्लिश का हो, क्वांट का हो, रीज़निंग का हो, एवरीथिंग बेसिक कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक फ़ोकस्ड माइंडसेट के साथ। कंसिस्टेंसी भी चाहिए, फ़ोकस भी चाहिए, क्योंकि आप कंसिस्टेंट तो हैं। आपने अपना शेड्यूल बनाया, टाइम टेबल बनाया डेली का कि आप 4 घंटे निकाल रहे हो, 6 घंटे निकाल रहे हो, आप पढ़ोगे। बट आप उतने समय में आप फ़ोकस नहीं हो। आपके दिमाग में उस समय 10 तरह की चीज़ें चल रही हैं। आपने रीज़निंग का टॉपिक उठाया, आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना था। आप बेसिक भी देख रहे हो, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, बट उतनी देर में एक क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ, बट आप फ़ोन पे भी आपको मैसेज आ रहा है, या मम्मी ने आवाज़ दे दी, या कोई फ्रेंड आ गया, या आपको उसी टाइम पे आप कुछ ना कुछ और कर रहे हो, तो आपका फ़ोकस ब्रेक हो रहा है। यू हैव टू मेक श्योर कि जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हो, वो 1 घंटा, वो 2 घंटा, वो 4 घंटे आपके टोटली फ़ोकस्ड होने चाहिए। तभी आपको प्रोडक्टिविटी का रिज़ल्ट मिलेगा। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी फ़ोकस्ड। एंड नेक्स्ट इज़ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के बगैर आज तक कोई क्वालिफ़ाई नहीं किया। दैट इज़ अ ट्रू फैक्ट। ये आपकी कोचिंग्स जो हैं, आपके जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, ये तो अब बनने लगे हैं ना। आप कभी अपने मम्मी-पापा से पूछिए, जो पुराने समय के लोग होते थे, वो ट्यूशन्स के नाम से भी घबराते थे। बच्चे ट्यूशन कर नहीं सकते थे, सब कुछ खुद से करना होता था। और ऐसा नहीं था कि तब लोग टॉप नहीं करते थे, लोग तब भी टॉप करते थे, लोग तब भी बहुत अच्छे से पढ़ के चीज़ें क्वालीफ़ाई करते थे। एंड एवरीथिंग इज़ अपॉन सेल्फ स्टडी। तो आप दुनिया भर का मटेरियल आप ले लो, बट आपने उसको खुद से पढ़ा ही नहीं, अपनी बुद्धि लगाई ही नहीं, तो फिर कुछ भी आपके दिमाग में रिटेन नहीं होगा। सो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना सेल्फ स्टडी के आपका कोई एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होता। सो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका टीचर का सपोर्ट भी होना चाहिए, कंसिस्टेंट भी है, फ़ोकस भी है, बट सेल्फ स्टडी नहीं करी, कुछ नहीं होगा। सो सेल्फ स्टडीज़ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
और ये आपका 2 से 3 महीने में जब आपने कंप्लीट कर लिया, जब आपको एक बेसिक आइडिया है कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एसटीज़ पे फ़ोकस करना है। मान लीजिए आपके पास अभी 8 महीने का समय, 10 महीने का समय है। आपने 2 से 3 महीने टीचर्स से पढ़ाई करी, आपने जितने भी नोट्स थे आपने प्रिपेयर किए, आपने बुक्स को सॉल्व किया। उसके बाद आपने एक एसटी खरीद ली और एग्ज़ाम से 2 महीने, 3 महीने पहले आपने सिर्फ़ एसटी दी, ओनली एसटी, नथिंग एल्स। कोई टीचर का सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। आपने सिर्फ़ कंसिस्टेंटली जो आप पहले टीचर्स की क्लासेस करते थे, अब आपने वो पूरा का पूरा समय आपने एसटी को दे दिया। एसटी का जो प्रॉपर एनालिसिस होता है, जो आपकी एसटीज़ होती हैं, ये आपके स्पीड टेस्ट होते हैं। आपका एक स्पीड टेस्ट, 1 स्पीड टेस्ट आपका 60 मिनट्स तक चलता है। ये 1 घंटे का आपका पूरा स्पीड टेस्ट होता है। इस 1 घंटे में जो आप एक एसटी को सॉल्व करते हो, इसका जब आप एनालिसिस करते हो ना, वो मिनिमम आपका 2 टू 2.5 आवर्स आपको लग ही जाता है। करना आसान है, 1 घंटे में 60 मिनट में आपने 100 क्वेश्चंस कर लिए, वो आसान है। बट जब एनालिसिस की बारी आती है, 2 से ढाई घंटा आपका प्रॉपर लगता ही लगता है, जिसके बगैर आप प्रॉपर एसटी एनालिसिस नहीं कर रहे हो, अगर आपने इतना समय नहीं दिया है तो। इसमें आपका इंग्लिश भी आता है, आपका क्वांट भी आता है और आपका रीजनिंग भी आता है। आपको ये तीनों सब्जेक्ट आपको एनालाइज करने होते हैं इस टोटल ड्यूरेशन में। और आपको अब बेसिक क्लासेस नहीं करनी है, आप बार बार पूरे साल सिर्फ क्लासेस नहीं करते रहोगे। मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी ऑनलाइन क्लासेस या फिर पेड बैचेस में आप एनरोल्ड हो, तो आपकी 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का। इसके लिए 1 आवर, इसके लिए 1 आवर, इसके लिए 1 आवर। ये आपके बेसिक आवर्स होते हैं। और आपको जीएस भी जो होती है, आपकी जीएस और जीए, उसके लिए भी आप हमेशा 1 घंटे का समय निकाल के रखें। जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वो आप सेव करके रख सकते हैं कि आप डेली बेसिस पे आप नोट्स बनाओ, चाहे ना बनाओ, पर डेली बेसिस पे आप एक जीए की क्लास अटेंड कर रहे हो, ताकि आप अवेयर हो कि चल क्या रहा है, बैंकिंग से रिलेटेड क्या नए नॉर्म्स आए हैं, नई पॉलिसीज आई हैं, किस तरह के करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है, वो आपकी ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर होते रहने चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा ये 4 घंटे जो आप निकाल रहे हो टोटल, इसके अलावा देयर शुड बी नो अदर टाइम फॉर टीचर सपोर्ट। टीचर सपोर्ट के आपका केवल और केवल आपका जो टीचर्स का सपोर्ट है, टीचर सपोर्ट आपका 4 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक कि आपने किसी फैकल्टी की आपने पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर रखी हैं, फिर आप यूट्यूब के ऊपर भी क्लासेस कर रहे हो। आप 6-6 7-7 घंटे केवल आप ऑनलाइन ही दे रहे हो। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, क्लासेस ऑनलाइन भी चल रही हैं, फिर उन्होंने पेड बैच भी ले लिया, फिर उसके अंदर भी मतलब सोचिए 3 घंटे आपने लाइव उस टीचर की क्लास करी, फिर आपने 3 घंटे आपने जाकर के उनकी पेड क्लासेस करी, 6 घंटे तो उसमें दे दिए। व्हेन विल यू डू योर सेल्फ स्टडी? व्हेन विल यू डू योर एसटीज? सो मेक श्योर, अगर आप पेड स्टूडेंट हैं, तो सिर्फ पेड क्लासेस कीजिए। आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी क्वेरीज जो है वो टीचर्स वहाँ सॉल्व करेंगे। अगर आप एक अनपेड स्टूडेंट हैं, आप फ्री क्लासेस अटेंड करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की जो वाईटी क्लासेस होती हैं, सिर्फ उन्हें अटेंड कीजिए। मल्टीपल टीचर्स के मत कीजिए। जिसका आपको समझ में आता है, जिसका आपको ईज़ी लगता है, उसका कीजिए। दैट्स इट। आपको 10 टीचर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हर टीचर आपको कहीं न कहीं सेम बता रहा होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है रीज़निंग बदल जाएगी, ऐसा नहीं क्वांट बदल जाएगा। जिसका तरीका समझाने का आपको कनेक्ट कर जाए, जिसकी कही हुई बात आपके दिमाग में चिपक जाए, दैट्स इट, वो ही आपका टीचर है। एक टीचर पकड़ लो, उसी से बैठ के पढ़ो, 1 घंटा दो, उसके बाद खुद पे काम करो। ये 4 घंटे देने के बाद आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलेगा। अगर आप सिर्फ 4 घंटे यहाँ पर दे रहे हो, 4 आवर्स, तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 3 आवर्स आपको देने पड़ेंगे। तो देखिए, आपके 4 घंटे यहाँ हो गए, 3 घंटे यहाँ हो गए, तो 7 घंटे तो आपके ऐसे ही हो गए।
7 आवर्स आपने ऑलरेडी दे दिए, अगर आप ये सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं दे रहे हो, तो फिर आप जस्टिफाइड नहीं हो। आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं कर पाओगे ईज़िली। आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी कि आप अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट दे रहे हो, कहीं 1 नंबर से रह गया, कहीं आधे नंबर से रह गया, या क्वेश्चन आता था बट उस टाइम पे प्रेशर में दिमाग नहीं काम किया। क्यों? बिकॉज़ आपने सेल्फ स्टडी पे फ़ोकस ही नहीं किया। आपने अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को ट्रेन नहीं किया है कि क्वेश्चन को देखते ही मैं टिक कैसे कर दूं। आप सिर्फ टीचर के बताए गए क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट सॉल्व कर रहे हो, बट वो सिर्फ तब कर रहे हो जब टीचर बता रहा है। यू आर नॉट डूइंग इट जब आपने सेल्फ स्टडी करी है। जब ये सेल्फ स्टडी आप कर लोगे ना, उसके बाद एसटी करने में आपको मजा आएगा। आपको एसटी में मेन टारगेट बनाना है कि 100 क्वेश्चन में आपको मिनिमम 90 प्लस क्वेश्चंस करने हैं 1 आवर में। ये जब आप एसटी में कर रहे होगे ना, तब जाके एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपकी स्पीड रेगुलरली सिर्फ वर्बली चीज़ों को बोलने से नहीं बढ़ती। आप पूरी मैथ्स की बुक चाट लो, आप पूरा रीजनिंग का एक-एक क्वेश्चन कर लो, बट अगर आपकी स्पीड नहीं है, देयर इज़ नथिंग। क्योंकि आज का कॉम्पिटिशन नॉलेज का नहीं है, आज का कॉम्पिटिशन स्पीड का है। सो अगर आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, देयर इज़ ओनली वन वे, दैट इज़ एसटी। जितनी ज़्यादा एसटीज़ पर डे, अगर आप देखा जाए तो पर डे आप 2 एसटी, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तब। जब तक आप दोनों चीज़ें कर रहे हैं, जैसे आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, आप टीचर्स के सपोर्ट के साथ भी पढ़ रहे हैं, तब तक आप 1 एसटी दे सकते हैं। जब आपका थोड़ा बहुत बेसिक कंप्लीट हो जाए कि हाँ, आपको टॉपिक्स कवर अप हो गए हैं, एटलीस्ट 50% टॉपिक्स आपके कवर अप हो गए हैं, आप एसटी देना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपका एक बार कंप्लीट सिलेबस हो जाए कि हाँ, आपने बेसिक एक क्रैश कोर्स के तौर पे या कंप्लीट कोर्स के तौर पे आपने पूरी 2 से 3 महीने की जो क्लासेस थी वो आपने कंप्लीट कर ली है, देन डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग द क्लासेस अगेन एंड अगेन। आप फिर एसटी पे उतर आइए, एसटी पे कंप्लीटली डिपेंड हो जाइए, बिकॉज ये ही आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाएगी। और इन एसटीज का देखिए, जब आप फुल फ्लेजेड आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आप पूरी तरह से एसटी पे उतर चुके हैं, तो एक एसटी में आपका जस्ट से एक एसटी में आपके लगते हैं 60 मिनट्स, दैट इज 1 आवर। आपकी 2 एसटी में हो जाएंगे आपके 2 आवर्स, दैट इज 120 मिनट्स। ये आपके 2 घंटे तो हो गए या आपके सिर्फ और सिर्फ एसटी की प्रिपरेशन में। यानी कि आपने जो एसटी दी है 1 घंटे की, वो आपका ड्यूरेशन इतना है। इसके बाद आपने जब इसको एनालाइज किया, तो एक एसटी में एनालिसिस में आपको 2 से ढाई घंटे लग रहे हैं, दूसरी एसटी के भी आपको 2 से ढाई घंटे लग रहे हैं एनालिसिस के लिए। तो आप ये सोचिए आपको टोटल टाइम एसटी के साथ कितना लग रहा है। यानी कि आपके मिनिमम, आप मान लीजिए 2 घंटे का टाइम दे रहे हो, तो 2 घंटे आपके पर एसटी एनालिसिस के 4 घंटे और आपके 2 घंटे इसके, यानी कि 6 आवर्स आप केवल और केवल अपनी पर्सनल एनालिसिस को दे रहे हो एसटी के जरिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज ओनली थिंग जो आपका एग्जाम क्वालिफाई कराएगी। कोई टीचर आपका पेपर नहीं क्वालिफाई करा सकता। कितने भी अमाउंट की सेल्फ स्टडी आप कर लो, आप पेपर नहीं क्वालिफाई कर सकते अगर एसटी में आपने मिनिमम 6 घंटे नहीं दिए हैं तो। बिकॉज दिस इज वॉट विल एनहांस योर स्पीड। आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आप 1 घंटे में 90 प्लस क्वेश्चंस कर सको। अगर आप 90 प्लस क्वेश्चंस कर रहे हो, तो ही आप ये सोच सकते हो कि जब एक्चुअल एग्जामिनेशन होगा तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगेगा एसटी के एज इट इज रिपीट हो गए, नंबर्स चेंज हो गए हैं, या कुछ लैंग्वेज इधर उधर हुई है, कुछ में तो लगेगा लैंग्वेज भी सेम है, नंबर भी सेम है। बिकॉज एसटीज जो होती हैं वो एक्सपेक्टेड वे में बनाई जा रही होती हैं। सो दिस इज समथिंग जिसको आपको एकदम 7 स्टार रेटिंग के साथ अपने साथ रखना चाहिए। दिस इज अ 7 स्टार प्रैक्टिस जो आपको हर हाल में करनी ही करनी है। इफ यू आर अ ट्रू बैंकिंग एस्पिरेंट, इफ यू आर willing to qualify in 2023, make sure एसटी और सेल्फ स्टडी ये दो चीजें इग्नोर नहीं होनी चाहिए।
मैंने लास्ट ईयर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे थे। मेरे कुछ जूनियर्स भी हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्होंने पूरे साल लाइक दे आर वेरी ब्रिलियंट पीपल लाइक दे नो सो मच। वो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो हैं जो 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। बट व्हेन आई आस्क देम कि आपकी स्पीड कैसी है? आपने कितनी एसटीज़ प्रिपेयर की हैं? देन दे टेल कि यार आता तो सब है, बट यार 1 घंटे में 100 क्वेश्चन के फॉर्मेट में यार हार्डली 70-80 पहुँच पा रहा हूँ। कभी-कभी अगर पेपर डिफ़िकल्ट आ गया एसटी का, तो कहो 60-70 ही पहुँच रहा हूँ मैं, 80 भी नहीं क्रॉस होते, तो कैसे होगा? कॉम्पिटिशन इतना हाई है कि लोग क्वेश्चंस को देख कर के आंसर कर देते हैं, 95-96 अटेम्प्ट कर रहे हैं 100 में। तो अगर आपकी स्पीड ही डेवलप नहीं हो रही, तो आपको पूरे 100 मार्क्स का पेपर भी आता होगा ना, कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है उस प्रिपरेशन का कि आपको आता सब कुछ है बट आपकी स्पीड नहीं है। और स्पीड सिर्फ़ और सिर्फ़ एसटी से बढ़ती है। आप किसी भी आपके जो भी फ़ेवरेट टीचर्स हैं ना, आप सबसे ये पूछ सकते हो। एवरीबॉडी विल टेल यू कि येस, विदाउट एसटी नो पेपर यू कैन क्वालिफाई। यू नीड टू डू एसटीज़ अगर आप ट्रूली बैंकिंग के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट स्पीड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो टिप्स मैंने प्रोवाइड करी हैं, वो आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। तो अगर मैं आने वाले सेशंस में इसी तरह के जो सीरीज़ हैं, यानी कि आपके जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं आगे के जो क्वेश्चंस हैं, मैं उनको ट्राई करूँगी कि मैं इसी अरेंजमेंट में जिस तरह से यहाँ पे ये लगे हुए हैं, इसी अरेंजमेंट में आगे के क्वेश्चंस को भी कराऊँ। टॉपिक वाइज़ मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ। इवन दो आप चाहें तो आप मेरी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं या फिर आपकी जो भी फेवरेट फैकल्टी हो जिससे आपको समझ में आता है वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर मेरी क्लासेस आपको समझ में आती हैं तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। एंड मैंने इससे पहले आरबीआई असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की कुछ सीरीज बनाई हुई है, तो आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।